नमस्ते साथियों, कक्षा 9th विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का हाफ ईयरली एग्जाम का ये प्रश्न पत्र आपके स्क्रीन के सामने। ऐसा ही पत्र या इससे मिलता जुलता प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इस पेपर की सहायता से आपको ये पता चलेगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आता है और हमें उनमें पूछे गए क्वेश्चनों के जो आंसर है वो किस प्रकार से लिखने हैं। तो इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको हल करवाना शुरू करता हूँ। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न में से तापमान का मात्रक है। तो तापमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से, और इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? केल्विन। दूसरा, 25 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में परिवर्तित कीजिए। तो जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है तो उसमें 273 आप जोड़ दो। तो 273 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान होता है 298 केल्विन। अगला, दाब का मात्रक होता है, आप सभी जानते हो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। अगला, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? देखो नॉर्मली क्या होती है, पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो 3 होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है? 3 होती है, लेकिन चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट को मानते हैं। तो यहाँ आंसर आपको इतने याद रखना कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आंसर क्या करोगे? 3। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तब आप आंसर क्या दोगे? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था आपसे पूछी जाए तो आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? द्रव किस में बदल रहा है? आपके वाष्प में। तो ये क्या कहलाएगा? आपका वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यौगिक है। निम्न में से यौगिक है। तो जो सोडियम तत्व होता है जिसको हम Na के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को N से, जल को H2O से, कार्बन को C से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C। तो निम्न में से यौगिक है जल। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का मतलब जिन्हें वापस से परिवर्तित कर सकते हैं। दूध को दही में बदलना, ये रासायनिक है। जल का बर्फ में बदलना, बिल्कुल जल को हम बर्फ में बदल सकते हैं और बर्फ को जल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का बर्फ में बदलना। अगला क्वेश्चन, कपूर को क्या लिखा क्वेश्चन है? कपूर को खुला छोड़ने पर गायब होना कौन सी क्रिया है? जो कपूर क्या होता है? एक उद्दीपक पदार्थ है जो ठोस से सीधा किस में बदल जाता है? गैस में। तो ये गुण क्या कहलाता है? उद्दीपन। तो क्वेश्चन 8 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं बनती है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये नहीं बताया कि देखो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी? 4। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, 2 से 4 बनती है। तो इसका राइट आंसर हम क्या कर देंगे? 2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बल का मात्रक है। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसी प्रकार का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आएगा, तो आप इसकी से तैयारी करके अपना जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो अच्छे से दे पाओगे और इसकी सहायता से आपको ये समझने को मिलेगा कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इससे पहले आपसे 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पटरी पर रेल की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। पटरी पर रेल की गति किसका उदाहरण है? सरल रेखीय गति। इस गति को हम क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ से मैं साइड में लिख देता हूँ कि दाब बराबर होता है परनोद बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? परनोद बट्टा क्षेत्रफल। अब ये परनोद क्या होता है? अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन कि गुरुत्वीय त्वरण
क्या लिखा हमने, गुरुत्वीय त्वरण का मान तो 9.8 मीटर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अगला, वस्तु में वेग की परिवर्तन की दर को, वस्तु में वेग की परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो उम्मीद है पेपर काफ़ी इजी है और आप इस प्रकार का पेपर आता है तो आप काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। आगे हम बात करें कि रोग के कारक संक्रामक व असंक्रामक हो सकते हैं। बिल्कुल, रोग जो होता है वो संक्रामक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाला, और तीसरा और असंक्रामक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता। तो रोग के कारक संक्रामक व असंक्रामक दोनों हो सकते हैं। टीके द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है, किया जा सकता, सत्य है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तीनों बात सत्य है। तो दिए गए वाक्य में सत्य और असत्य है, कोष्टक में लिखिए। तो तीनों के तीनों क्या है, सत्य। तो कोष्टक में क्या लिख दोगे, तीनों के तीनों क्या हो गए आपके, सत्य। इसके बाद ये तो थे छोटे क्वेश्चन जिनका आंसर हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते थे। अब कुछ क्वेश्चन बड़े होंगे, उनकी हम बात करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, गति के 3 नियम लिखिए। तो देखो, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, तो ये तीनों नियम अब आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं और इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बल को परिभाषित कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बल को परिभाषित कीजिए। तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। और बल का फॉर्मूला कहता है F बराबर m इंटू ए। एम का मतलब द्रव्यमान और ए का मतलब त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। और बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसकी जो परिभाषा है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से नोट करके याद कर ले। बिल्कुल ये याद होना चाहिए कि विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन अगला। अब देखो थोड़े छोटे उत्तर, अब थोड़ा अत्यलघुत्मक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित तापमानों की जल की भौतिक अवस्था बताइए। जो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल है वो कौन सी अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल है वो जम जाता है, तो कौन सी अवस्था में होगा, बर्फ मतलब ठोस अवस्था में होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वाष्प में परिवर्तित होने लग जाता है, तो कौन सी अवस्था में होगा, गैस अवस्था में। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो ठोस अवस्था में होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में होता है। अगला, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में तुलना कीजिए। तो पादप कोशिका व जंतु कोशिका में हमें क्या करना, अंतर है। तो एक अंतर का स्क्रीनशॉट मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि पादप व जंतु कोशिका में अंतर वाला क्वेश्चन या प्रोकैरियोट और या यूकैरियोट कोशिका में अंतर वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, दाब को परिभाषित कीजिए। दाब को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा मैं साइड में ही लिख देता हूँ, जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्रणोद का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, आपकी स्क्रीन पे मैं कर देता इसको, ये कि दाब बराबर होता है प्रणोद बता क्षेत्रफल। और दाब का मात्रा भी मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, पास्कल होता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको इजी तरीके से आ रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोगों से आपके समझ से उदाहरण दीजिए। देखो, संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है, ऐसे रोग
जो एक से दूसरे व्यक्ति को होते हैं। ऐसे रोग जो एक से दूसरे व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होते हैं, ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते हैं वो कहलाते हैं असंक्रामक। जो संक्रामक रोग की बात करें, जैसे आपका टीबी है, एड्स है, तो ये कैसे रोग हो गए? संक्रामक। अगर असंक्रामक रोग की बात करें तो जैसे डायबिटीज हो गया, आपका कैंसर हो गया, ये इस प्रकार के रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे बड़े क्वेश्चन है, इनका आंसर की हम बात करते हैं। देखो क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 25। देखो अब आपके पास अगले वाले जितने भी 3 बड़े क्वेश्चन हैं, 25, 26 और 27, तीनों में अथवा वाला ऑप्शन दिया, तो आपको इन दोनों में से जो भी आए वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन की तुलना में ये क्वेश्चन अपने लिए ईजी रहेगा। तो निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन किन विधियों को अपनाएंगे? तो सबसे पहले सीधी सी बात ये होनी चाहिए, सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करना। सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करना, तो इसके लिए या तो हम वाष्पीकरण या आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। अगला है दही से मक्खन निकालने के लिए, दही से मक्खन निकालने के लिए हम अपकेंद्रीय विधि का प्रयोग करते हैं। अगला तेल से जल को अलग करने के लिए, तेल से जल को अलग करने के लिए कीप पृथक्करण विधि, जल से तेल को अलग करने के लिए हम कीप पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। अगला है बालू रेत से लोहे की पिनों को अलग करने के लिए, तो लोहे की पिन अर्थात चुंबक की ओर आकर्षित होगा, तो यहाँ पर हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर आगे हम बात करें भूसे से गेहूं के दाने को अलग करने के लिए, इसके लिए ओसाई विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आप चाहो तो ये क्वेश्चन कर सकते हो, या इसके अथवा वाला क्वेश्चन कि निम्न की उदाहरण से व्याख्या करनी, जैसे संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड या निलंबन। तो दोनों में से जो इच्छा है वो आप करके आ सकते हो। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, जंतु कोशिका का चित्र बनाकर नामांकित चित्र बनाइए। तो जंतु कोशिका का जो नामांकित चित्र है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और आप पहले बता रहा हूँ जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के चित्रों का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना कि इनमें से एक आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, निम्न पर टिप्पणी लिखे, लाइसोसोम, प्लेस्टिड मतलब लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, इनके बारे में भी आप बता सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, तो इस हाफ ईयरली पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या था, गति के प्रथम नियम को परिभाषित करते हुए उसका उदाहरण सहित समझाइए, या गति के द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या कीजिए। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला क्वेश्चन अपने लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो इसको हम करते रहो। इसकी जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वहाँ से आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो पेपर ये क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, तो इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के पेपर प्राप्त करने हो अगर टाइम टू टाइम आपको, तो एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। एक क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इसी प्रकार का हाफ ईयरली का पेपर अगर आपके एग्जाम में आए तो आपके इस पेपर में कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, वो कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। इसी के साथ ये आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।